हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बैक बॉन्डिंग क्या होता है। ये हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे किन किन कंडीशंस पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है और कहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, कहाँ पे नहीं होगी, उनकी सभी कंडीशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो बनने वाली है। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं हम कंडीशंस की। देखो, बैक बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉन्ड स्टेबल होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो बहुत सही बात है भाई। अगर यदि बैक बॉन्ड बनेगा तो वो तो स्टेबिलिटी के लिए तो बन ही रहे। और स्टेबिलिटी कब होगी? जब वो बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रांग होगा। तो ये बात भी डेफिनेट है कि वो बॉन्ड तब तक के लिए स्टेबल नहीं होगा अगर यदि वो वीक बॉन्ड है, तो फिर काहेगा स्टेबल, वो तो बनेगा ही क्यों। ठीक है, तो मतलब क्या है? मतलब ये है, ये जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा भी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि पाई बॉन्डिंग बन रही है। और पाई बॉन्डिंग कब बनेगी? वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगी। दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सेंटर एटम, एक साइड एटम, दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। किस तरीके से? साइड से ओवरलैपिंग करके। और जब ये साइड से ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनेगा। और ये स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब इनके बीच में दूरियां ज्यादा हो या दूरियां कम हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये बात बहुत अच्छे से कहोगे कि सर इनके बीच में जो दूरियां हैं, वो जो डिस्टेंस होगी ना, वो डिस्टेंस कम होनी चाहिए, बिल्कुल स्मॉलर डिस्टेंस होनी चाहिए। अब ये स्मॉलर किन किन कंडीशंस पे होगी और किन कंडीशंस पे नहीं होगी, हम जरा इन बातों को जान लेते हैं। चलिए जरा समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो हम एक बात जानते हैं कि मेरे पास में कोई भी एक सेंटर एटम होगा, कोई भी एक साइड एटम होगा। जब कोई कंपाउंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक सेंटर एटम होगा, एक साइड एटम होगा। जैसे हमने बात की थी बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन की, तो इनमें क्या था? एक तो सेंटर एटम था। कौन था सेंटर एटम? जिसके चारों तरफ साइड के एटम्स अटैच थे। ठीक है, फ्लोरीन जो साइड में अटैच था, बोरोन जो सेंटर एटम था जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो बोरोन के पास में तो वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास में क्या था? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। डेफिनेट है कि मेरे पास एक सेंटर एटम होगा, एक साइड एटम होगा। तो पहली जो कंडीशन आती है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या? फर्स्ट कंडीशन ये, अगर मान लो सपोज करो आप मुझे पैसे देना चाहते हो, तो पैसे देने के लिए मेरे पास पॉकेट खाली होनी चाहिए ना। अगर मेरे पास पॉकेट ही खाली नहीं है या मेरे पास में पहले से पैसे भरे पड़े हैं, मेरी पॉकेट सारी पैसों से लबालब भरी है, तो आप मुझे पैसे दोगे तो मुझे जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो जरूरत कब होगी? जब मेरे पास, या मैं कंपाउंड की बात करूं तो सेंटर एटम मिलेगा आपको और साइड एटम देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। एक के पास में सेंटर एटम होगा और साइड एटम होगा, तो दोनों में से किसी भी एक के पास में आइदर, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आइदर, क्या? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? चाहे तो सेंटर एटम हो और साइड एटम हो, दोनों में से एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते, बैक बॉन्डिंग नहीं करवा सकते। अब मान लो सपोज करो मैंने कह दिया कि भाई दोनों में से एक के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है। मैंने यहां पे क्या लिखा है? पहले सेंटर एटम लिखा है। अगर किसी एक के पास, जैसे मान लो सपोज करो आप आए पैसे देने के लिए, हम दो लोग खड़े, ए और बी। ए के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है भाई, अच्छी बात है। ए के पास में खाली घर है, तो बी आया, वो किराए पे आएगा, किराए पे रहने के लिए आएगा, तो बी आएगा तो ये पैसे लेके आएगा। अगर मैं इसका अपोजिट लेता हूं, मैं अपोजिट क्या कह रहा हूं? बी के पास में खाली घर है, तो ए के पास में क्या होगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्स्ट्रा पैसे होंगे और ये रेंट पे आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा अगर सेंटर एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या होगा? साइड एटम के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब साइड एटम पहले लिखा है, एंड करके मैं बाद में लिख रहा हूं सेंटर एटम। मतलब जरा इस चीज को समझो। पहले केस में मैंने बोला अगर सेंटर एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो साइड एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर साइड एटम के पास में अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो
सेंटर एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ध्यान से लिख लेना, सेंटर एटम और साइड एटम दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन चल रहा है। एक वैकेंट ऑर्बिटल रखेगा, दूसरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ही बैक बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, भाई दोनों के दोनों अगर भिखारी है तो काय के फिर ये एक दूसरे को पैसे देंगे। दोनों भिखारी है तो दोनों में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर दोनों के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो भी एक दूसरे को डोनेशन नहीं करेंगे। कब करेंगे, एक गरीब एक अमीर, दोनों में लेवल तब आएगा। बात क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन क्या कंडीशन है, दोनों में से आइदर सेंटर एटम और साइड एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल एंड रिवर्स केस। क्लियर। तो पहली कंडीशन में यहां पे मेंशन कर रहा हूं, सेंटर एटम, और अगर लिख देते हैं, सिंपल लिख देता हूं, सेंटर एटम है वैकेंट ऑर्बिटल, साइड एटम हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड वाइस वर्सा। क्या लिखा है, वाइस वर्सा। क्लियर, एकदम पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या बोला है भाई, इलेक्ट्रॉन जब किसी को डोनेट करेगा, ऐसा तो है नहीं दूर बैठे बैठे वो भेज देगा पैसे। अब पहले चलता था, ये पहले नहीं होता था। अब होता है कि चलो ठीक है भाई, ऑनलाइन भेज दिए हमने किसी को पैसे, चलो ठीक है दूर बैठे बैठे भेज दिए। लेकिन पास होगा तब ज़्यादा उसमें सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ भाई पैसे पहुंच गए हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं। दूसरा केस क्या, कि ये जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा अच्छे से, जब तक साइज का जो गैप होगा वो गैप छोटा ना हो, मतलब स्मॉलर गैप होना चाहिए। स्मॉलर गैप का मतलब दोनों के दोनों लगभग बराबर के ही होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो सेंटर एटम है और ये साइड एटम है, इन दोनों के बीच में जो साइज का गैप है वो साइज गैप लार्ज नहीं होना चाहिए। अब लार्ज नहीं होने का मतलब क्या हुआ, लार्ज ना होने का मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ा होता जाएगा। ध्यान दो, देखो जैसे मान लो सपोज करो दो छोटे छोटे एटम्स है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, और दो बड़े बड़े एटम्स आ गए, या एक छोटा आ गया एक बड़ा आ गया, या फिर मैं तीसरा केस बनाता हूं, दो बड़े बड़े एटम्स आ गए, इनके बीच में मेरे पास में ये बॉन्ड लेंथ है, इनके बीच की ये बॉन्ड लेंथ है, और इनके बीच की ये बॉन्ड लेंथ है। कौन सी बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर होगी और आसानी से होगी, तो हम कहेंगे भाई जितने छोटे होंगे उनमें ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, ओवरलैपिंग उनमें स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों होगी, क्योंकि जितना छोटा बॉन्ड उसको तोड़ना उतना मुश्किल, और उतना मुश्किल तो इतना उसका वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कहलाएगा, या हम ये कह सकते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं ना, ध्यान से देखना इस चीज को, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा बॉन्ड होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, जितना छोटा बॉन्ड होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो अब इसी चीज को हम अप्लाई करने चलते हैं और इसी चीज के बेस पे देखते हैं बैक बॉन्डिंग दूसरी कहां पे पॉसिबिलिटी है। तो वो पॉसिबिलिटी होती है जितना छोटा बॉन्ड होता जाएगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं, दैट इज सेकंड कंडीशन और मस्ट कंडीशन है वो ये हो सकता है भाई मेरा मान लो सपोज करो साइड एटम या सेंटर एटम, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, सेंटर या फिर साइड एटम, दोनों में से कोई सा भी एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। सेकंड पीरियड, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉलर होंगे, छोटे होते साइज में, तो कौन कौन से, बोरॉन, मैं बेरिलियम लिथियम की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मेटल्स है तो हमने उनको साइड में हटा दिया। हम बात करें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोबल गैस है उसको भी हटा दिया। ये दोनों में से प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, मस्ट है, इसके सामने लिख लेना मस्ट है। एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना चाहिए, चाहे सेंटर एटम की फॉर्म में हो चाहे साइड एटम की फॉर्म में हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो ये एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर क्या हो सकता है भाई, मेरा थर्ड पीरियड भी तो हो सकता है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे तो क्या दिक्कत आएगी,
थर्ड पीरियड में क्या हो गया, साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, साइज लार्ज हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, जब साइज लार्ज होगा तो बॉन्डिंग वीक होती चली जाएगी। तो हमने कहा एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग कैसे कैसे हो सकती है भाई, हो सकता है मेरे पास दोनों के दोनों 2p ऑर्बिटल के हो सकता है मेरा ऑर्बिटल होगा वो सेकंड पीरियड का होगा, और दूसरा भी एटम आ जाए, साइड एटम आ जाए। जैसे हमने कंपाउंड बनाया था बोरोन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये था, ये मेरा सेकंड पीरियड का, ये भी मेरा सेकंड पीरियड का, दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के थे। और सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता नहीं है। क्या नहीं होता, सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता नहीं है, एब्सेंस होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और डी ऑर्बिटल नहीं होता तो इसमें पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और जब पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ओवरलैपिंग 2p की हो सकती है, बिल्कुल बनेगी। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है या नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। मान लो सपोज करो ऐसा भी हो सकता है एक सेकंड पीरियड का हो और एक एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करता हो, पी ऑर्बिटल का थर्ड पीरियड से बिलोंग करता हो, तो इसके बीच में भी पाई बॉन्डिंग हो सकती है। भाई एक पाई बॉन्डिंग तो ये हो गई, दूसरी पाई बॉन्डिंग ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे एक एलिमेंट या मैं कहूं एक मेरा सेंटर एटम हो या साइड एटम हो, दोनों में से एक तो मेरे पास में सेकंड पीरियड का हो। जैसे ये वाला सेकंड कंडीशन मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, बोरोन और फिर क्लोरीन, बोरोन और क्लोरीन। बोरोन है वो सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड का है, तो इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल, तो ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है इनका अपोजिट केस हो जाए। अपोजिट का मतलब एक तो मेरा सेकंड पीरियड का है, चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, साइड वाले का वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, थर्ड पीरियड का वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल मैं बनाऊं तो NCl3, NCl3 में क्या होगा, नाइट्रोजन जिसके ऊपर 3 क्लोरीन मेंशन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। ये मेरा सेकंड पीरियड का, लेकिन क्या नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, नहीं। तो क्या होता है, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। कौन सा डी, 3d ऑर्बिटल वैकेंट होता है। तो मेरे पास तीसरी बॉन्डिंग इनके बीच में ये पाई बॉन्ड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मेरी 3 टाइप की बॉन्डिंग यहां पे पॉसिबल है। कौन कौन सी, एक तो 2p पाई बॉन्डिंग, दूसरी 2p 3p और 2p 3d। तीनों टाइप की बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन अब स्टेबल कौन सी है, बात तो वही हो रही है ना, स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर 2p ऑर्बिटल है, 2p ओवरलैपिंग हो रही है, 2p बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल। उसके बाद 2p 3p और सबसे कम 2p 3d बैक बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब हमें ये देखना है स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ होगी। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। तो इन तीनों कंडीशंस के बेसिस पे हम अलग अलग कंपाउंड्स की बैक बॉन्ड बना के देखते हैं, कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी मेंशन करते हैं, और इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ध्यान रखना, अब चौथी कंडीशन जिसको ध्यान से सुन लेना, थर्ड पीरियड से ऑनवर्ड जैसे जाओगे, थर्ड पीरियड से ऑनवर्ड, चाहे वो फोर्थ का हो चाहे वो फिफ्थ का हो, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, उसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर फोर्थ पीरियड के एलिमेंट को लेके आओगे, अगर कोई कह दे भाई BBr3, बताओ क्या बैक बॉन्डिंग होगी क्या, नहीं भाई बिल्कुल नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। थर्ड पीरियड से ऑनवर्ड अगर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट आ गया तो बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगी, वहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर एकदम। तो एक बात आपको दिमाग में रखनी है, एक एलिमेंट आपका एटलीस्ट सेकंड पीरियड का होना ही होना चाहिए। सेकंड पीरियड का है तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। दोनों थर्ड पीरियड के आगे तो एक क्वेश्चन ये भी तो आता है, अगर दोनों थर्ड पीरियड के आगे तो सर देखो थर्ड पीरियड के हैं तो भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, एक एलिमेंट एटलीस्ट सेकंड पीरियड से होना चाहिए। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। तो ये हमारे पास में बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस, इन्हीं के बेसिस पे हम बहुत सारे
क्वेश्चंस करके देखेंगे, कंपाउंड बना के देखेंगे कि बताओ कहाँ पे बैक बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है। उन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई है। नहीं आई है तो एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए और दोबारा से देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हम जो एग्जाम्पल्स करेंगे वो आपको एक एक क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और साथ में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।